हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ना। ये चैप्टर हमारा फोर्थ यानी कि स्पाइसी रिलीफ एक्ट का चैप्टर फोर्थ, जो हमें सेशन 27 से लेके 30 तक पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर फोर्थ है सेशन 27 टू 30। ठीक, तो रेसेशन होता क्या है? ठीक है, तो यही डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले रेसेशन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि हमें हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एंड करना। ठीक, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जब हम रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम दोनों को लेंगे, यानी कि वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों को रेक्टिफाई करवा सकते हैं कोर्ट से। ठीक है, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन का पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि एंड हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को नहीं। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट मीन इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे बीच में कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना है, विल बना है, लीज डीड, सेल डीड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको अगर हम उसमें हमें कोई चेंजेस चाहिए, ठीक है, तो वो हम कब कराएंगे? फिर उसको हम कैंसिल कराएंगे, नहीं कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। तो रेक्टिफिकेशन हम इंस्ट्रूमेंट का भी करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का भी। रेजिस्ट्रेशन हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का कराएंगे, एंड कैंसिलेशन हम इंस्ट्रूमेंट का कराते हैं। ठीक, ये तीन चीजें हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया तीनों को, रेक्टिफिकेशन, रेजिस्ट्रेशन एंड दी कैंसिलेशन। ठीक, अब हम पढ़ते सेशन 27 से लेके 30 तक हमें क्या पढ़ना है? रेजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। सेशन 27 टू 30 पैसिव रिलीफ एनालिसिस डील विद द रेजिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ टाइप ऑफ लीगल रेडरेसल। ठीक, अब देखो सेशन 27 क्या बोलता है? सेशन 27 डील विद द सिचुएशंस वेयर द रेजिस्ट्रेशन मे बी एडजस्ट और रिव्यू। सेशन 27 में जस्ट ये हमें पढ़ना है कि देखो, यहाँ पे ये नहीं कि रेजिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पे ये नहीं दिया है, यहाँ पे ये दिया है कब कोर्ट जो है ग्रांट करेगा, एंड कब कोर्ट ग्रांट करने से रिफ्यूज कर देगा। सेशन 27 क्लॉज 1 की जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें कोर्ट हमें रेजिस्ट्रेशन जो है ग्रांट करेगा। सेशन 27 क्लॉज 2 के जो ग्राउंड्स होंगे, उसमें कोर्ट हमें रेजिस्ट्रेशन देने से मना कर देगा। ठीक, 28 deal with the restrictions in cases of contracts for the sale or lease of the immovable property। ठीक है, वहाँ पे हम जैसे रिमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने सेल किया है, लीज करने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर रेजिस्ट्रेशन हम में जाते हैं, तो वहाँ पे उसके प्रोविजन पढ़ेंगे। 29 में जो पढ़ेंगे हम वो अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेजिस्ट्रेशन। ठीक है, कैसे वहाँ पे अल्टरनेटिव प्रेयर को इंक्लूड कर रेजिस्ट्रेशन के लिए। एंड 30 में हम पढ़ेंगे कोर्ट में रिक्वायर दी रिसाइडिंग पार्टी, जो भी पार्टी रिसाइन कर रही है, वो क्या हो? टू डू इक्विटी। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोर्ट जा रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराने के लिए, तो कोर्ट मेरे से क्या उम्मीद करेगा? कि मैं एकदम क्लीन हैंड हूँ। ठीक है, मैंने मेरी साइड से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हम 30 में पढ़ेंगे। तो ये पूरे 27 टू 30 हमने क्या पढ़ना है? रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है सिर्फ। तो अभी इस वीडियो में सेशन 27 डिस्कस करूंगी सिर्फ। तो सेशन 26 में क्या है कि वेयर द रजिस्ट्रेशन मे बी एडजस्ट और रिफ्यूज। तो कब कोर्ट जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको ग्रांट करेगा, एंड कब कोर्ट उसे ग्रांट करने से मनाने की रिफ्यूज कर देगा, वो पॉइंट देखते हैं। देखो, एनी पर्सन interested in contract may sue to have it re-signed, and such registration may be adjusted by the court in any of the following cases, namely। यहाँ पे क्या कहा गया कि एनी पर्सन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए और बी की बात नहीं है, यहाँ पे एनी पर्सन। अब वो एनी पर्सन कौन? ये ऐसा तो नहीं ना कोई भी थर्ड पर्सन आके, नहीं, वो पर्सन जिसका इंटरेस्ट हो उस कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे अगर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट से अगर उस पूरी फैमिली में कोई भी बंदा जो है कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन का सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो एनी पर्सन यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि कोई भी वो व्यक्ति जो उस कॉन्ट्रैक्ट से इफेक्टेड है। ठीक, तो क्या ग्राउंड्स होंगे? नहीं, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वर्डेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लांटिव। जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वर्डेबल होगा या टर्मिनेबल होगा, तब कोर्ट जाके वो बंदा उसको रिसाइन करवा सकता है। तो वर्डेबल कब होगा? देखो, वर्डेबल यहाँ पे कब होगा? दो तरह से है। देखो, वर्डेबल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, तो एक होता है इनिशियल वर्डेबिलिटी, एक होती है सब्सिक्वेंट वर्डेबिलिटी। ठीक है, अगर इनिशियल वर्डेबिलिटी कब होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज हमारे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें हमने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, कोई मिस्टेक कर दिया है, कोई ऑन इन्फ्लुएंस कर दिया, यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ लेकिन वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी नहीं है, तो वो हमारा इनिशियल वर्डेबिलिटी होगी। ठीक है, एक होता है सब्सिक्वेंट वर्डेबिलिटी। आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आज ऐसा कोई भी मतलब ऐसे कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कल कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्डेबल हो गया। ठीक है, किसी भी पार्टी, तो वहाँ पे जो प्लांटिफ होगा,
ठीक है, जैसे कि मैंने कोई फ्रॉड कुछ किया है तो आप जो है कोर्ट जाकर उसे रिसाइन करवा सकते हो। तो वर्डेबल जो होगा वो सब्सिक्वेंट वर्डेबिलिटी, इनिशियल वर्डेबिलिटी होता है, ये हम कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों चाहे कोई सी भी जैसे चाहे वो वर्डेबल किसी भी ग्राउंड पे वर्डेबल हो तो वहाँ पे उसे टर्म उससे क्या करा सकते हैं, उसे रिसाइन करवा सकते हैं। ठीक है, या वो टर्मिनेबल बाय दी प्लांटिव, प्लांटिव के द्वारा टर्मिनेबल। टर्मिनेबल कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, यहाँ पे पहले एक ऐसी कंडीशन लिख दी जाती है कि अगर इस तरह से कुछ किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। हम दोनों के बीच में आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें हमने कोई ऐसा क्लॉज डाल दिया है कि अगर हमने इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन को पार किया, हमने इसमें ऐसा कोई काम किया तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये टर्मिनेबल हो जाएगा, टर्मिनेबल पॉइंट है। ठीक है, जो कि उस क्लॉज में मेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट में पहले मेंशन होता है। ठीक है, तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हमारा वर्डेबल है और टर्मिनेबल है तो जो प्लांटिफ होगा, ठीक है, वो क्या कर सकता है, कोर्ट जाके उसे रिसाइन करवा सकता है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, दूसरा पॉइंट के कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल फॉर कॉज इज नॉट एपरेंट ऑन इट्स फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लांटिफ। कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है लेकिन जिस कारण से वो अनलॉफुल हो, एपरेंट नहीं, यानी कि वो स्पष्ट नहीं है, वो दिख, वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से, कॉन्ट्रैक्ट को देखने से समझ नहीं आ रहे, लेकिन वो ठीक है, लेकिन जो वो ग्राउंड, जो वो कॉजेज हैं वो डिफेंडेंट के पार्ट पे ज़्यादा है, यानी कि जिस कारण से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो रहा है वो डिफेंडेंट के साइड से ज़्यादा ब्लेम है, जो डिफेंडेंट ज़्यादा गिल्टी है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 27 जो क्लॉज 1 है उसमें अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 2 ग्राउंड, जो क्या है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा सकते हैं कब, जब कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल हो और कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो। अनलॉफुल होने के लिए क्या होना चाहिए, अनलॉफुल है लेकिन अनलॉफुल डिफेंडेंट के साइड से, ठीक है, मतलब उसकी ज़्यादा गलती होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट पे कोड हमारे मतलब मेनली यहाँ पे ए और बी 2 है, लेकिन हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि वर्डेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, लेकिन जो अनलॉफुलनेस के जो कॉजेज है वो डिफेंडेंट की साइड ज़्यादा, मतलब डिफेंडेंट को ज़्यादा ब्लेम करते हैं, तो यहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए सेल हैज फील्ड टू बी, ए ने क्या किया कि अपना जो प्रॉपर्टी, अपनी जो फील्ड थी वो बी को सेल कर दी। ठीक है, देयर इज अ राइट टू वे ओवर द फील्ड, सपोज करो कि ये फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ ए ने क्या कर दिया, ये बी को सेल कर दी, लेकिन यहाँ पे क्या एक जाने का रास्ता है। ठीक है, अब ए है डायरेक्टली पर्सनल नॉलेज, ए को क्या इसकी बिल्कुल नॉलेज है कि ऐसा है यहाँ पे, बट विच ही कंसिल फ्रॉम बी, ये बी से इसको छिपा के रखता है। बी इज एंटाइटल टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन, बी के, बी यहाँ पे अधिकारी है क्योंकि ए ने क्या किया, जो भी पूरे चीजें थी बी के सामने ओपन नहीं रखी, तो यहाँ पे जो ए ने मतलब जो बी है यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो एक इसमें वर्ड है पैराडिलिक्टो, मीन्स एट इक्वल फॉर। तो यहाँ पे जो पैराडिलिक्टो है कि 27 क्लॉज 1 में के पैराडिलिक्टो का मतलब यहाँ पे क्या है कि एट इक्वल फॉल्ट, यहाँ पे हमें अगर पैराडिलिक्टो होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करवा सकते, यानी कि अगर इक्वल फॉल्ट होगा इसका मतलब है कि इफ बोथ दी पार्टी, अगर दोनों पार्टीज का इक्वल फॉल्ट है दे डू नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों का यहाँ पे इक्वल फॉल्ट है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके दोनों का इक्वल फॉल्ट है, दोनों को उस जो भी गलती उस कॉन्ट्रैक्ट में हुई वो दोनों के कारण से हुई है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब होगा, जब भले ही प्लांटिव का भी उसमें कोई गलती है लेकिन प्लांटिव का जो भी ब्लेम हो वो डिफेंडेंट से कम होना चाहिए, या तो वो उसका कोई ब्लेम है ही नहीं, अगर है तो कैसा होना चाहिए, डिफेंडेंट से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर जो प्लांटिव होगा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। राम कुमार दास वर्सेस नंदा कुमार 1924 का कोलकाता हाई कोर्ट का केस है ये। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा कि रजिस्ट्रेशन विल बी एडजस्ट व्हेन द प्लांटिव इज आइदर होली इनोसेंट, या तो जो प्लांटिफ है वो होली इनोसेंट होगा, यानी कि उसकी कोई भी गलती नहीं होगी, और ओनली पार्शियली गिल्टी, या वो पार्शियली गिल्टी होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज डू नॉट अप्लाई व्हेन द पार्टी आर एट इक्वल फॉल्ट, अगर पार्टीज इक्वल फॉल्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर पार्टी का इक्वल फॉल्ट है तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कब जाना है कोर्ट में, अगर 3 ग्राउंड है, क्या है, पहला अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है अनलॉफुल है, लेकिन जो अनलॉफुलनेस के कॉजेज हैं वो अपैरेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है कि डिफेंडेंट पे ज़्यादा ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो हम कोर्ट में जाके
सूट फाइल करके रिसाइन करा सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस भी यही कह रहा है कि जो भी प्लांटिफ होगा वो तो या तो वो होली इनोसेंट होना चाहिए या फिर पार्शियली उसकी गिल्टी होनी चाहिए। अगर दोनों का इक्वल फॉर यानी कि पैरे डिलिक्टो, अगर दोनों का पैरे डिलिक्टो है दोनों में, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। क्लॉज 2 क्या है, 27 क्लॉज 2 है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 में द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पे चाहे 1 में कुछ भी कहा गया, नहीं क्लॉज 1 में चाहे कुछ भी कहा गया है, कोर्ट जो है रिफ्यूज कर देगा रिसाइन करने से कॉन्ट्रैक्ट को। तो किस ग्राउंड पर रिफ्यूज करेगा, वो ग्राउंड देखते हैं। 1 मतलब ए है इसका, वेयर द प्लांटिव हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड दी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें कुछ कमी रह गई, लेकिन क्या क्या प्लांटिफ ने क्या कर दिया, वो कोर्ट ना जाकर उसने क्या कर दिया, उसने रसायन ना कराने की जगह, कराने से पहले वो रसायन करना चाहता था, लेकिन उसने पहले क्या कर दिया कि उसके जो भी उसके मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उसको क्या कर दिया, उसने एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो है रेक्टिफाई उसमें चेंजेस कर दिया, एक्सप्रेसली बोलकर या फिर उसने इम्प्लाइडली लिखकर उसको चेंजेस कर दिया। वे आर ओविंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस which has taken place since the making of the contract, the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made। देखो आज कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, आज कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आज से हम 2 साल के बाद उसे रिसाइन कराना चाहते हैं, कोर्ट जाके उसे कोर्ट में सूट फाइल करते हैं कि इसे हमें रिसाइन करवाना है। ठीक है, लेकिन आज के इससे 2 साल बाद हो सकता है कि सिचुएशन कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वो मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन चेंज हो गई है तो कोर्ट भी यहाँ पे, कोर्ट क्या करेगा, उसे रिसाइन कराने से मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर ए और बी के बीच में आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अगर 2 साल के बाद इनके ये इसे रिसाइन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहेगा कि 2 साल के बाद हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिचुएशन चेंज की वजह से यहाँ पे कोर्ट रिसाइन करने से मना कर देगा। सी कहता है कि वेयर थर्ड पार्टी have during the subsistence of contract acquired the rights in good faith without notice and for value, यानी कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सी थर्ड पर्सन आगे जिसने कि उस क्या कर दिया, कुछ राइट एक्वायर कर लिए हैं, और कैसे किए, फॉर वैल्यू किए हैं, गुड फेथ में किए हैं। तो यहाँ पे आप क्योंकि जो राइट है वो सी के पास चले गए, तो इस कंडीशन में भी क्या करेगा कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से मना कर देगा, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी ने राइट को एक्वायर कर लिया हो। वेयर दी ओनली a part of the contest are to be resigned and such part is not separable from the rest of the contract। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि कुछ पार्ट जो है पार्टी रिसाइन कराना चाहती है, लेकिन जिस पार्ट को रिसाइन कराना, जिस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट से हटाना चाहती है वो सेपरेबल नहीं है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट के पूरे हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर वो सेपरेबल पार्ट नहीं है तो कोर्ट उसको रिसाइन करने से मना कर देगा। ठीक, तो ये क्लॉज 2 में क्या पढ़े हमने, जो जब कोर्ट जो है रिसाइन करने से रिफ्यूज कर देगा। ठीक, देखो, रेसिस्टेंस इज एन इक्विटेबल रेमेडी एंड इज अवॉर्डेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। रेसिस्टेंस जो है वो एक इक्विटेबल रेमेडी जो सिर्फ कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर ही ग्रांट की जाए, कोर्ट चाहे तो उससे वैसे भी मतलब रेसिस्टेंस कराने से मना कर सकता है। ठीक है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। सेक्शन 27 क्लॉज 2 द इंजर्ड पार्टी में लूज द राइट ऑफ रेसिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। अभी हमने प्रीवियस अभी जस्ट पहले पढ़ा है कि क्लॉज 2 में क्या है कि सारे ग्राउंड्स दिए हुए रेसिस्टेंस के। अब उन ग्राउंड्स को मैंने एक साथ ऐसे लिख दिया शॉर्ट पॉइंट बना के। ठीक है, जैसे कि अफर्मेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का अफर्मेशन कर लिया हो प्लांटिफ ने, अफर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस करा, कोई कुछ रह गया था, कमी थी, उसको अफर्म स्वीकार कर लिया है। ठीक है, कि यार इसको हम आज चेंज कर देंगे, आगे चेंज करा देंगे, उसको अफर्म कर लिया हो प्लांटिफ ने। विद रेसिस्टेंस इज प्लांटिफ यानी कि पार्टी, कोई भी पार्टी ने। ठीक है, वेयर रेसिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे रेसिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं है, थर्ड पार्टी एक्वायर्ड द राइट, थर्ड पार्टी राइट को एक्वायर कर लिया हो, सेवरेंस नॉट पॉसिबल। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम, देखो इसमें रेजिस्ट्रेशन का एक ग्राउंड और है कि कोर्ट जो है रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज कर सकता है जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाए, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास एक टाइम पीरियड है, हमें 3 ईयर के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का सूट फाइल करना होता है। अगर हमारा 3 ईयर का पीरियड लैप्स हो जाता है तो यहाँ पे कोर्ट जो है रजिस्ट्रेशन करने से मना कर सकता है। अब ये 3 ईयर का पीरियड जो कब से स्टार्ट होगा, सपोज करो कि आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब मुझे पता चल जाता है कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, अब आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मैं मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराना। अब मेरे नॉलेज में वो पॉइंट आ चुका है ना, तो जब से मेरे नॉलेज में वो पॉइंट आ चुका है और मुझे उसे रिसाइन कराना, मैंने ये सोच लिया है, तब से मेरा जो ये लिमिटेशन पीरियड है 3 ईयर का, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड थे सारे जो जिनमें कोर्ट जो है रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज कर देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखो एक्सप्लेनेशन लेते हैं। इन दिस सेक्शन द कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू द टेरिटरी टू विच द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट 1882 डज नॉट एक्सटेंड मीन्स आर कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है अगर वहाँ पे टीपी एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। ठीक आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो बी लॉस्ट। ठीक है, हम रिसाइन करने का जो हम कोर्ट जाकर रिसाइन करें उसको भी हम लॉस कर देंगे। कब, इफ द कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स डिस्क्रिप्शन टू अवॉर्ड द डैमेज इन ल्यू ऑफ द रेसिशन। यानी कि अगर मैं कोर्ट जाती हूँ कि मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराना है, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने उसको रिसाइन ना कराकर मुझे डैमेज दे दिया, जो भी लॉसेस हुए मुझे डैमेज ग्रांट कर दिया, तो अब इस ग्राउंड पे भी क्या होगा, ये भी एक ग्राउंड है जहाँ पे कि कोर्ट जो है रेसिशन नहीं कर रहा, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर रहा, बल्कि जो भी उसमें चाहे फ्रॉड हुआ है तो मुझे उसका डैमेज दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कोर्ट ने कह दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन कराने का जो ग्राउंड है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, लॉ मतलब पार्टी उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। तो कोर्ट चाहते हैं यहाँ पे डैमेज ग्रांट कर सकती है और डैमेज ग्रांट करके हमारे कॉन्ट्रैक्ट को आगे हमें उसको परफॉर्म करने के लिए भी कह सकती है। ठीक है, तो लिमिटेशन पीरियड इज 3 ईयर एज पर आर्टिकल 59 लिमिटेशन एक्ट। जो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड मैंने बताया अभी आपको कि 3 ईयर का है, वो कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 59 में, आर्टिकल 59 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। वहाँ पे दिया गया है कि ये लिमिटेशन पीरियड हमारा कब से स्टार्ट होगा, और ये कंसलेशन के लिए भी 3 ईयर का है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी 3 ईयर का है। तो फ्रेंड सेशन 27 था। नेक्स्ट वीडियो में मैं 28, 29 एंड 30 डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।